अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वे सब? ठीक है। ये यूट्यूब के लिए था। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया है कि एक फ्रेश रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट के अंदर यूनिटिव CLI से जो हमने क्रिएट किया था, तो सवाल था कि भाई जावास्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास जब कोड जनरेट हुआ था वो app.tsx था और उसमें टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ था पूरा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, app.tsx को रिमूव करके रीनेम किया app.jsx, ठीक है ना। और टाइप स्क्रिप्ट हटा के हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे जो है ना टाइप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, आपको इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आदत बनाएंगे, हर प्रोजेक्ट में फॉलो करेंगे तो समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना। बस इसमें क्या है कि वेरिएबल बनाए तो उसको टाइप दे दें, फंक्शंस को जो पैरामीटर रिसीव हो रहा है उसकी टाइप बता दें, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसका पूरा स्कीमा इंटरफेस पहले से बना दें। और कंपोनेंट्स जो है ना, कंपोनेंट्स की तो एक ही टाइप होती है जो रिएक्ट नेटिव से ही हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट से, और वो दे देते हैं, ठीक है। आसान चीज़ है अगर वो भी आप यूज करना चाहते हैं। अच्छा, आज का हमारा टारगेट ये है कि हम थोड़ा सा रिएक्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। और अभी तक हमने ना समझ लें एक्सपो का भी सेटअप करके प्रोजेक्ट को चला लिया और रिएक्ट नेटिव CLI के प्रोजेक्ट को भी सेटअप करके चला लिया। अच्छा, हम अपना मेन फोकस रिएक्ट नेटिव CLI के ऊपर रखेंगे और इसी में सारी चीज़ों को देखेंगे, जबकि एक्सपो में भी चीज़ें सारी सेम ही होंगी, ठीक है। लेकिन कुछ पैकेजेस जो है ना उनमें शायद फर्क हो सकता है। जैसे कि अच्छा, एक्सपो ना तकरीबन हर चीज़ को ना अगर रैपर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा होता है। लाइक अगर हम बात करें नेविगेशन की, नेविगेशन क्या है कि जब हम मल्टीपल स्क्रीन्स बनाएंगे, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जब हमें जाना है, जैसे लिंक्स होते हैं वेबसाइट के अंदर, तो उसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जो कि मैंने शायद आपको बताई थी भी, रिएक्ट नेविगेशन, ठीक है ना, रिएक्ट नेविगेशन। तो ये हम यूज करेंगे डायरेक्टली इंस्टॉल करके अपने पास ना। अच्छा, एक्सपो क्या कर रहा है, एक्सपो ने एक्सपो राउटर दिया हुआ है, एक्सपो राउटर, लेकिन बिहाइंड द सीन एक्सपो राउटर के क्या कर रहा है, वो रिएक्ट नेविगेशन यूज कर रहा है, ठीक है ना भाई। एक रैपर बना के आपको दे दिया और थोड़ी सी उसकी मतलब आप समझ लें सिंटैक्स और ये चीजें ना आसान कर दी, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और लेकिन बात वही इसमें आएगी कि यार इसका हम वर्जन 6 यूज कर रहे हैं, एक्सपो शायद थोड़ा पीछे चल रहा हो, ठीक है। तो ये हो सकता है, बाकी तो एक्सपो देना देखिए सेम है। सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि भाई एक्सपो में नेविगेशन नहीं डालेंगे, अच्छा डायरेक्टली डालेंगे तो भी चल जाएगा अब तो, लेकिन एक्सपो बोलते हैं मैं एक्सपो राउटर ही कराओ, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई और भी लाइब्रेरी हो सकती है, जैसे कैमरा की हो गई या फिर गैलरी की हो गई, तो हो सकता है ये चीजें एक्सपो ने खुद प्रोवाइड की हो, ठीक है ना। तो लेकिन हम ज्यादातर इसी में देख रहे होंगे चीजों को रिएक्ट नेटिव CLI के अंदर। तो सबसे पहली चीज, अभी हम रिएक्ट नेटिव की चीजों का नहीं बल्कि रिएक्ट जो हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं उसकी चीजों को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने समझा था कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्यों है भाई, ठीक है ना, कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास बॉटम टैब होती है, जैसे व्हाट्सएप आप चलाते हैं उसमें टैब बार होती है, या साइड मेन्यू होता है, ठीक है, या हेडर होता है, टॉप पे व्हाट्सएप लिखा हुआ आ रहा होता है, या जब किसी की भी चैट खोलते हैं तो उस पे हेडर में उस बंदे का नाम, बैक का ऑप्शन, कॉलिंग का ऑप्शन, ये सब आ रहा होता है। किसी दूसरे की खोलेंगे तो यूआई सेम टू सेम रहेगी, सिर्फ नाम चेंज हुआ होगा उस बंदे का, ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब ये, वो जो हेडर की जो यूआई है ना वो एक कंपोनेंट है, ठीक है ना। और उस सेम कंपोनेंट को हम बार बार यूज कर रहे हैं, सिर्फ उसका जो डेटा है ना वो चेंज किए जा रहे हैं, ठीक है ना। एक यूजर की चैट खोली, उसका नाम नजर आ रहा है, यूआई सारी वही है। दूसरे यूजर की खोली, सिर्फ डेटा चेंज हुआ, यूआई सारी वही है, ठीक है। तो ये काम हो रहा है कंपोनेंट से कि भाई एक बार हमने कंपोनेंट बना लिया और उसको हमने बार बार यूज कर लिया, ठीक है ना। तो इससे ना काफी आसानी, जब रिएक्ट आई थी ना जब नई नई, तो बहुत आसानी हो गई थी दुनिया में, ठीक है। रिएक्ट या कोई भी ऐसी लाइब्रेरी जो ये
चीज़ प्रोवाइड कर देती है। क्योंकि इससे पहले क्या था कि भाई वही कॉपी पेस्ट, कि भाई एक स्क्रीन पर आपने कोड लिखा है तो वही कॉपी करके दूसरी स्क्रीन पर लिखना पड़ता था। अब कोई अपडेट आया, कोई चेंज करना हो तो हर जगह जाके दोबारा चेंज करना पड़ता था। तो इस वजह से एक जगह आपने कंपोनेंट बना दिया और उसको हर जगह यूज किया, बाद में कोई अपडेट आई तो एक जगह की वो सब जगह खोल हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही चीज हर जगह यूज हो रही है। ठीक है, तो ये सीन था इसका। अच्छा, इसके देखिए एक और एग्जांपल ये ले लें कि जैसे प्रोजेक्टर आप देख रहे हैं, एक ही सब देख रहे हैं, सब शेयर कर रहे हैं, सबको लगा रहे हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि भाई सबकी सीट के पीछे एलसीडी लगा देते हैं, सब अपनी अपनी स्क्रीन में देख रहे होते हैं। ये लंबी थी ना कहानी, उसमें खर्चा भी बहुत आया था और मसले हो जाते हैं। ठीक है, आपको एक स्क्रीन खराब हो जाए उसको सही करो जाके, ये प्रोजेक्टर से क्या फायदा हो गया, सब शेयर कर रहे हैं, खराब होगा इसी को सही कर देंगे और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आ रही। ठीक है, तो ये सीन है साहब। अच्छा, अब हम ना थोड़ा समझते हैं कंपोनेंट्स को ना, सॉरी कंपोनेंट तो हमने समझ लिया, प्रॉप्स को समझते हैं सबसे पहले। अच्छा, जिस तरह मैंने कंपोनेंट की एग्जांपल दी, इसी तरीके से ये भी कंपोनेंट्स ही हैं, जो जैसे मैंने व्यू और टेक्स्ट इंपोर्ट किया हुआ है रिएक्ट नेटिव से। ठीक है ना, तो रिएक्ट नेटिव ने ये कंपोनेंट्स बनाए हुए व्यू और टेक्स्ट। ठीक है, बेसिकली होता ये कि हम इसको यूज करके अपनी यूआई वगैरह बना लेते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था, ये व्यू जो है ना नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। जैसे जावा में व्यू बनाने का एक तरीका होगा, उसमें जाके कन्वर्ट हो रहा होगा, इस तरह से स्विफ्ट में जाके ये कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, अभी हम रिएक्ट नेटिव ने बस हमें एक कंपोनेंट बना के दे दिया कि भाई ये कंपोनेंट है, इसको आप यूज कर लो। ठीक है, और इसके अलावा इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज करके हम अपने दूसरे कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स का ऐसा नहीं है कि भाई एक कंपोनेंट में एक ही चीज आएगी, बल्कि हम बहुत सारे कंपोनेंट को भी यूज करके एक कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने ही बनाया, जैसे मैंने बटन का कंपोनेंट बना दिया, मैंने इनपुट का कंपोनेंट बना दिया, फिर मैंने क्या किया, उन दोनों को मिला के एक अलग कोई कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक कंपोनेंट में आप एक ही चीज डालें। अच्छा, अब जरूरत पड़ने पर हम क्या करते हैं, एक ही फाइल में भी बना लेते हैं कंपोनेंट। ठीक है, ज्यादा अगर बड़े कंपोनेंट्स नहीं होते, कोई छोटी मोटी चीज है, जैसे अब बटन है या कुछ है, तो हम जो है ना ये यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको बोल देता हूँ थीम बटन, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, इसमें रिटर्न किया, और बटन आप रिएक्ट नेटिव से ले लें। ये वाला बटन यूज नहीं करते वैसे, सिर्फ समझाने के लिए, दूसरा करते हैं, खुद बनाते हैं बटन को। ठीक है ना, तो इसका कोई होगा टाइटल शाइटल, तो ये समझे एक कंपोनेंट हमने बना लिया, थीम बटन एक कंपोनेंट बन गया, और इस थीम बटन को मैं अपने कोड में जितनी बार चाहे यूज कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये देखिए सारे बटन यहाँ पे शो हो गए मुझे। अच्छा, अब यही सेम कंपोनेंट मैं अलग सेपरेट फाइल में भी बना सकता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं, यहाँ बनाऊँ या सेपरेट फाइल बनाऊँ। सेपरेट फाइल में कैसे बनाएंगे हम ना, एक काम ये करते, देखिए सबसे पहले रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फोल्डर बना देते हैं सोर्स का SRC। ठीक है ना, इससे पता चलता है कि हमारे प्रोजेक्ट का जितना भी सोर्स कोड है ना वो इसके अंदर है। ठीक है, और हम जो भी काम करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। ठीक है, बाहर भी मत करेंगे, लेकिन जो मेन हमारा काम है यूआई वगैरह फंक्शनैलिटी सारी हर चीज वो इसके अंदर हम करेंगे। मतलब ये स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर होता है। SRC के अंदर हम जो है ना एक बना देते हैं स्क्रीन्स, इसमें हमारी जितनी भी स्क्रीन्स होंगी ऐप के अंदर वो आ जाती हैं। फिर इसके अंदर एक हमारा फोल्डर आ जाता है कंपोनेंट्स का। ठीक है, अगर हम नेविगेशन पे काम कर रहे हैं, नेविगेशन का एक फोल्डर बना दें। ठीक है, कोई एसेट्स है हमारे पास, जैसे इमेजेस हो गई, वीडियो हो गई कोई, तो उसका बना सकते हैं। ठीक है, बाकी फॉन्ट्स वगैरह इसमें लगाने का अलग तरीका है, वो हमें एंड्रॉइड में डायरेक्टली जाके सेट करने होते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं देने होते। जैसे HTML में तो हम क्या करते हैं भाई, फॉन्ट एसेट के फोल्डर में रखे और वहाँ से हमने लिंक करवा दिया, लेकिन इसमें अलग तरीका है। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पे जो है ना मैं क्या करूँ, स्क्रीन के अंदर मैं एक अपनी स्क्रीन बना देता हूँ home.jsx। ठीक है, ये मेरा होम का कंपोनेंट मैंने बना दिया,
और यहाँ पे ऐप के अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखता, मैं क्या बोलता हूँ कि भाई सिर्फ मुझे जो है ना क्या करना है, इंपोर्ट करना है होम को और ऐप के अंदर यूज़ कर लेना है। ठीक है ना, ये पता है शॉर्ट कर दिया फंक्शन को मैंने, और कुछ नहीं किया। चला के देखे तो अब होम स्क्रीन मुझे यहाँ पे शो हो रही है। और इसको अब जो भी स्टाइल, अच्छा स्टाइल शीट कैसे बना रहे थे हम वैसे, अब इसको और डिटेल समझेंगे, लेकिन पहले हम एक काम करते हैं कि इनलाइन ही कर देते हैं। स्टाइल ये आपसे लेता है एक ऑब्जेक्ट। अच्छा 2 बार कर्ली ब्रैकेट क्यों है यहाँ पे, कोई बता सकता है? देखिए एक रिएक्ट नेटिव का नहीं, ये J6 है ना, इसमें जब भी कभी भी जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है ना तो हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टाइल जो है ना हमसे एक ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट पार्ट है जावास्क्रिप्ट का। अब हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट लगाने होंगे। तो पहले वाले जो कर्ली ब्रैकेट है बाहर वाले, वो इस पर्पस के लिए कि हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, और अंदर वाले कर्ली ब्रैकेट जो है वो एक ऑब्जेक्ट के हैं। समझ में आ रही है? अच्छा फ्लैग्स पता है तो अच्छा है, नहीं पता बताएंगे अभी, सही ना, अभी बार ऐसे ही मैं देखने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है ना, ये हाँ यहाँ बस कंपोनेंट बना लेते हैं button.j6। ठीक है, बटन अभी फिलहाल यही वाला यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेन पर्पस अभी यूआई समझना नहीं बल्कि कंपोनेंट समझना है। अच्छा इसका नाम और इसका नाम सेम होगा तो मसला आएगा, ऐसे ही। तो इसको हम कर देते थीम बटन। टाइटल क्लिक। ठीक है, अच्छा अब कंपोनेंट पाएंगे ना, फिर वही बात, ये मैंने बटन बना दिया, इसको मैंने यहाँ से कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ना। अब मुझे अगर इसको होम के अंदर यूज करना है तो मैं क्या करूँगा, बटन को, अच्छा रिएक्ट के इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे पहले होता था कि जब भी आपको रिएक्ट का कंपोनेंट बनाया रिएक्ट इंपोर्ट कर, अब नहीं भी करोगे तो चलता है, सही। अच्छा ये एक एक्सटेंशन होती है ना कोई, या VS कोड बाय डिफॉल्ट भी दे रहा है शायद, ये एक्सटेंशन डालने की नीड नहीं है। RNF लिखोगे एंटर करोगे वो कंपोनेंट बना देगा, मतलब एक शॉर्ट हैंड है कि आपको ना एक स्निपेट बना के दे देगा ये। इंपोर्ट क्या था, बटन, थीम बटन। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ थीम बटन, तो यहाँ पे हमारे पास बटन शो हो जाएगा क्लिक। अब एक से ज्यादा बार जितनी बार इसको यूज करना चाहूंगा मैं यूज कर सकता हूँ। अब तीनों में क्लिक क्लिक नजर आ रहा है। अच्छा अब हम यहाँ समझते हैं प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट ना, कि प्रॉप्स क्या चीज है। प्रॉप जो है ना, देखिए एक नॉर्मल फंक्शन जावास्क्रिप्ट में हमने बनाया था, और फंक्शन को हम आर्गुमेंट पास करते थे, ठीक है, फंक्शन में रिसीव कर लिया करते थे। इसी तरह से ही यहाँ पे ना एक प्रॉप्स है। प्रॉप्स जब आप कंपोनेंट डिफाइन करते हैं ना, अच्छा ये चीज मेक श्योर किएगा कि कंपोनेंट जब भी बनाए तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, वरना वो समझेगा नहीं कि ये कंपोनेंट है, इशू आ जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह HTML टैग में हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऐसा ही है ना, उसी तरह हमारे पास प्रॉप्स होते हैं। कि अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यार मैं बटन को बार बार यूज तो करूँ लेकिन टाइटल अपनी मर्जी से दूँ, टाइटल अपनी मर्जी से दूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइटल का एक प्रॉप दे दूंगा। अच्छा जब हम ये कंपोनेंट्स यूज करते हैं ना, तो आपको याद होगा HTML में भी कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है, कि भाई एक टैग जो है पेरेंट है और उसके अंदर जो भी टैग बना हुआ है वो उसका चाइल्ड है। तो इस तरह इसमें भी होता है कि भाई अब होम हमारा कंपोनेंट है, ये मेन वाला होम, और होम की चाइल्ड है थीम बटन। ठीक है, अगर थीम बटन के अंदर कोई कंपोनेंट आ रहा होगा तो वो चाइल्ड होगा थीम बटन का। अच्छा आप बेसिकली प्रॉप्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई पेरेंट एलिमेंट से चाइल्ड एलिमेंट को कोई डेटा पास करना हो,
तो हम प्रॉप्स यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए कंपोनेंट की ना बहुत बड़ी हायरार्की होती है, टॉप बन के एक पूरा कंप्लीट कंपोनेंट बनता है। अगर हम यहाँ पे इसके एक इमेज देख लें समझने के लिए, रिएक्ट कंपोनेंट ट्री, जैसे ये है ना, ठीक है यार। देखें हो ये रहा है, ये सारे छोटे छोटे कंपोनेंट मिलके लास्ट में हमारे पास ये app.js ये एक कंपोनेंट बन रहा है। ये समझ में आ रही? ये जितनी भी नीचे छोटी चीजें, ये सारी अलग अलग सेपरेट फाइल्स हैं और सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं। जैसे ये लॉकर बॉक्स कंसोल कीज को मिला के एक कंपोनेंट बना डिजर्म, ठीक है ना। और फिर इसको हमने यूज किया हीरो के अंदर। नाम पे नहीं जाए, बस कॉन्सेप्ट समझे कि भाई ये कंपोनेंट से 2-3 कंपोनेंट मिला के एक बनता है, फिर उस जो एक कंपोनेंट बनता है उसको हम फिर आगे यूज कर लेते हैं। तो पूरा इस तरह ट्री बन रहा होता है बिहाइंड द सीन ना। अब हमारी मेन फाइल है ऐप, ठीक है। अब ये पूरा जो ट्री है ना, इसमें हर कंपोनेंट के बीच में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है। अच्छा, अब इन सब का पेरेंट कौन है? टॉप पे app.js, ठीक है। app.js का चाइल्ड है वर्सल। वर्सल के 3 चाइल्ड हैं, हेडर, हीरो और फुटर। अच्छा, अगर हमें कोई ऐप डेटा app.js से सारे कंपोनेंट्स को देना है तो हम इजीली दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका पेरेंट है। और प्रॉप्स के थ्रू पेरेंट जो है ना, अपने इसके जितने भी चाइल्ड हैं सबको डेटा पास कर सकता है। वर्सल के थ्रू करना हो सबको कर सकते हैं। अच्छा, हेडर के थ्रू करना हो सबको नहीं कर सकते, फुटर के थ्रू करना हो सबको नहीं कर सकते। क्यों? ये सबसे कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ये इससे कनेक्ट है। तो इस तरह अगर मुझे लॉकर बॉक्स को डेटा पास करना हो, कहां से? यहां से CSRF टोकन से, तो मैं नहीं कर सकूंगा प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी और का चाइल्ड है, ये किसी और का चाइल्ड है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम यूज कर रहे होते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई जैसी चीजें, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करता है कि भाई वो इन सारे कंपोनेंट्स की ट्री से निकल के साइड में जाके बैठ जाता है और उसको हम किसी भी कंपोनेंट से डेटा भेज भी देते हैं और किसी भी कंपोनेंट में उससे डेटा मंगवा भी लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई होती है। और बाकी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा हो और बहुत ज़्यादा बड़े डेटा के ऊपर हम काम कर रहे हो, बड़ी एप्लीकेशन हो, तो हम स्टोर यूज करते हैं, रिडक्स, सस्टेन और मोवेक्स जैसी लाइब्रेरीज को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी क्या करती है कि भाई एक स्टोर बन जाता है, साइड पे जाके पूरे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर से कहीं किसी भी कंपोनेंट से वहां पे डेटा भेज दो और वहां से डेटा मंगवा भी लो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारा फ्लो चल रहा होता है। अच्छा, प्रॉप पास कैसे करते हैं? एट्रीब्यूट की तरह होता है, इसकी की होती है और दूसरा इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैंने इसमें बोल दिया 1, दूसरे वाले को मैंने टाइटल दिया, इसमें मैंने बोल दिया 2, तीसरे वाले को मैंने टाइटल दिया, इसको मैंने बोल दिया 3, ठीक है ना। ये मैंने इसको टाइटल का प्रॉप पास कर दिया, लेकिन अभी तक इसको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, जब तक हम इसको जाके बताएंगे नहीं कि भाई आपको एक प्रॉप रिसीव हो रहा है। सेट। तो अब मैं थीम बटन में आऊंगा। अब होगा क्या, जितने भी प्रॉप्स ये थीम बटन रिसीव कर रहा होगा ना, तो वो इसको मिलेंगे इसके पैरामीटर में अंदर, ठीक है। सेपरेट नहीं, बल्कि पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है प्रॉप्स, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी इसको प्रॉप्स पास किए होंगे सारे आ रहे होंगे। जैसे मैंने पास किया टाइटल, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल की होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी हमने वहां पे पास किए। इसी तरह टाइटल के अलावा अगर मैं और भी प्रॉप्स पास कर दूं, जैसे कलर पास कर दूं, बैकग्राउंड कलर पास कर दूं या कुछ और XYZ, तो वो हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। अच्छा, इसको लॉक करवा के देखते हैं। console.log, मैंने कहा भाई प्रॉप्स। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि भाई देखें कहाँ है ये लॉग, ब्राउजर में देख लेते हैं तो, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे जो जावास्क्रिप्ट का मेट्रो बंडल चल रहा होगा ना, जैसे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो एक सर्वर चलता है, यहाँ देखेंगे, नजर आ रहा है, तो इसके लॉग यहाँ पे आ रहे होते हैं, सही है ना। तो मैंने अभी क्या किया, console.log के प्रॉप्स को, तो देखें यहाँ पे इसने टाइटल
तीनों के लॉग दिखा दिए गए। तीन बार कंपोनेंट यूज हुआ है। एक बार प्रॉप्स के अंदर ऑब्जेक्ट में टाइटल 1 आया, फिर टाइटल 2 आया, फिर टाइटल 3 आया। समझ में आया? तो जो भी आप console.log लगाएंगे ना वो आपको यहाँ देखना होगा। अच्छा, वो ब्राउजर पे भी देख सकते हैं, तरीके हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहीं पर ही देखें। अच्छा, अब हम ना इसको क्या कर लेते हैं, या तो हम props डॉट करके इस्तेमाल करें, props डॉट टाइटल, props डॉट कलर, जो भी हमने पास किया हो, या हम डे स्ट्रक्चरिंग फॉलो कर लें। डे स्ट्रक्चरिंग याद है? कैसे करेंगे देखें, इसी में ही हम props को हटा के कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लिख लेंगे टाइटल। तो होगा क्या, टाइटल हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, यहाँ हमने यूज कर लिया टाइटल, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे तो देखें 1 2 3 आ गया, सेट है। अच्छा, अब दूसरा प्रॉप अगर यहाँ से पास करें, जैसे मैं बोल दूं भाई मैंने पास कर दिया कलर, ठीक है ना। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कलर टाइटल हो, कुछ भी हो सकता है प्रॉप में ना, कोई भी आप की बना के अपनी मर्जी की वो आप पास कर सकते हैं, जो भी आपको नीड है, ठीक है। बटन आपसे एक्सेप्ट करता है कलर, और यहाँ पे आप रिसीव कैसे करेंगे, टाइटल के आगे कलर आपने रिसीव किया और यहाँ पे कलर आपने पास कर दिया, सेट है भाई। तो इस तरह से हम पेरेंट से चाइल्ड को प्रॉप पास कर रहे होते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने भी प्रॉप्स आप पास करें, जो भी डेटा आपने पेरेंट से चाइल्ड को देना होता है वो आप दे सकते हैं। प्रॉप्स क्लियर हो गए? अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि पेरेंट से चाइल्ड को डेटा पास कर रहे हैं। अच्छा, अब चाइल्ड से पेरेंट को पास करना हो तो फंक्शन भी आ सकता है, फंक्शन भी जा सकता है। जावास्क्रिप्ट में जो भी डेटा होता है ना, कोई भी नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, सब जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, अब सवाल ये है कि पेरेंट से चाइल्ड को तो पास कर दिया, चाइल्ड के पास कुछ डेटा है और वो पेरेंट को पास करना है। जैसे चाइल्ड के पास मैं बना देता हूँ, अच्छा यहाँ पे ऊपर आके बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक कांस्टेंट वेरिएबल, और इसको मैं बोल देता हूँ ABC, और इसमें मैं रख देता हूँ SMIT। अब ये जो डेटा है ना, समझिए ये चाइल्ड कंपोनेंट में, लेकिन मुझे इसको यहाँ से पास करना है होम को। कैसे जाएगा ये, ठीक है। अगर ये यहाँ पे होता तो यहाँ पे तो पता चल गया मुझे कि भाई प्रॉप्स के जरिए पास कर देता मैं, लेकिन अब ये यहाँ पे डेटा, और इससे मुझे होम को देना है। तो लिफ्टिंग स्टेट अप का सिर्फ होता है रिएक्ट, क्या होता है लिफ्टिंग स्टेट अप का, अब वो अलग है, लेकिन ये इसमें ये नॉर्मल बात कर रहे हैं अभी। जावास्क्रिप्ट से होगा ये काम, देखते हैं किसकी कितनी स्ट्रांग है जावास्क्रिप्ट। फंक्शन के थ्रू पास करें। हाँ, कैसे कौन सा किया था मैंने काम? किया था, तो भूल गए फिर गए। आप नहीं करवाया था, आपसे मैंने सही नहीं कराया होगा। नहीं करवाया था सर, लेकिन अभी ज़हन में नहीं आ रहा था। अच्छा, ये देखें, ये वाले सवाल के ना ये समझ में आ जाना चाहिए कि पेरेंट से चाइल्ड को कैसे आ रहा है डेटा। समझ में आ गया, फ्लो समझ में आ गया। पेरेंट में प्रॉप पास किया, चाइल्ड में रिसीव किया। जिस तरह फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं, रिसीव करते हैं, ऐसा ही है, बस ये थोड़ा सिंटैक्स का फर्क है बस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, चाइल्ड से पेरेंट को देना है ना, तो हम क्या करेंगे, पेरेंट के अंदर बनाएंगे एक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट के अंदर ही रिटर्न से पहले, मतलब जहां से आप अपनी JSX रिटर्न कर रहे हैं ना, इससे पहले वेरिएबल भी बना सकते हैं और फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने वेरिएबल बनाना है तो कोई इस तरह वेरिएबल आप बना लेंगे, ठीक है ना। और अगर आपने फंक्शन बनाना है तो यहाँ पे आप फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया गेट डेटा, सही है, और ये फंक्शन मैंने पास कर दिया इसको एज अ प्रॉप, कर सकते हैं ना। जैसे अभी पूछा इन्होंने फंक्शन पास कर सकते हैं, कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये फंक्शन मुझे रिसीव भी हो गया, सही है।
अच्छा जैसे ऑन क्लिक, ऑन चेंज वगैरह होते थे ना, उसमें इसमें ऑन क्लिक की जगह होता है ऑन प्रेस। ठीक है, ऑन प्रेस। तो मैं क्या करूँगा इससे, अच्छा ऑन प्रेस में ना डायरेक्टली हम ये नहीं कर सकते कि भाई गेट डेटा को कॉल कर दें। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रैकेट लगाने का मतलब है आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो हमने जावास्क्रिप्ट लिखी और गेट डेटा को डायरेक्ट कॉल कर दिया, तो इसका मतलब बगैर ऑन प्रेस के ही हो जाएगा वो कॉल। तो आपने यहाँ पे ना कॉल बैक फंक्शन देना होगा इस तरह से, एक फंक्शन देंगे और तो फिर ऑन प्रेस इस फंक्शन को कॉल करेगा और ये वाला फंक्शन गेट डेटा को कॉल करेगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, गेट डेटा को एक पैरामीटर भेजेंगे यहाँ से abc, सही है, और होम के अंदर यहाँ पे पैरामीटर रिसीव कर लेंगे। ये वाली चीज समझ में आई क्या है? ये क्या चीज है? ये कैसे हो गया ये? ठीक है ना। तो ये देखें, मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ, तो देखें ऐसे वाइट आ रहा है, भेजा कहाँ से? चाइल्ड से, मिल कहाँ पर है? पेरेंट। ठीक है, अब देखें यहां से यहां डेटा भेज दिया, लॉग फॉर्म से CSRF टोकन पे भेज दिया, मतलब कंपोनेंट A से कंपोनेंट B को डेटा दे दिया प्रॉप्स के जरिए बड़े आसानी से। लेकिन अब कंपोनेंट B के पास कोई डेटा है, वो A को देना चाहता है, तो डायरेक्टली कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे पेरेंट टू चाइल्ड तो डायरेक्ट ऑप्शन था कि आपने प्रॉप पास कर दिया, तो अब हमने क्या किया, कंपोनेंट A के अंदर एक फंक्शन बनाया और कंपोनेंट B को फंक्शन पास कर दिया। ठीक है ना, और कंपोनेंट B को बोल दिया कि भाई जब भी आपने मुझे डेटा भेजना हो मेरे इस फंक्शन को कॉल करके इसके पैरामीटर में भेज देना। समझ में आया? फंक्शन गया और डेटा लेके आ गया, ठीक, क्योंकि फंक्शन बना हुआ कहाँ है? पेरेंट में। कॉल कहाँ से हो रहा है? चाइल्ड से, और फंक्शन कॉल कराते वक्त हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चाइल्ड से पेरेंट को डेटा आ गया और पेरेंट से चाइल्ड को आ गया। अच्छा लेकिन इस तरीके में ना नियरेस्ट पेरेंट हो रहा तो हम भेज सकते हैं। नियरेस्ट क्या मतलब, ये B है और ये A को भेज दिया। अब ये चाइल्ड है, इससे मुझे इसको भेजना है app.js को, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, app.js में फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर app.js से इसको पास किया, फिर इसको पास किया, फिर जो है इसको पास किया, फिर इसको किया, इस तरह करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा ट्री है, अगर बड़ी वेबसाइट है तो पता नहीं कितना बड़ा ट्री होगा, बड़ी ऐप है तो मसला हो जाएगा। ठीक है, और अगर सिर्फ इससे इसको देना है तो कोई मसला नहीं है, हम काम चला लेते हैं इससे। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली बात आ गई कि इससे इसको देना है तो फिर हम मूव हो जाते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करती है, बीच का सारा फ्लो खत्म कर देती है, डायरेक्टली डेटा इसके पास था, इससे इसको अपडेट कर दिया, सिंपल। ठीक है ना, लेकिन बगैर कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाली चीज समझ में आ गई? कर लेंगे प्रॉप्स, सही है। अच्छा प्रॉप्स हो गया। बाकी दूसरा ये कि जो मैंने बताया कि यार ये हमारा एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर हमारी JSX रेंडर हो रही है रिटर्न के अंदर। अच्छा रिटर्न में हमेशा सिंगल एलिमेंट रखेंगे आप, ऐसा नहीं ऊपर एक व्यू बनाया और नीचे एक और व्यू बना दें, तो एक साथ दो कंपोनेंट को ये कभी भी नहीं लेगा। आप फ्रेगमेंट यूज कर सकते हैं इसमें। फ्रेगमेंट क्या होता है कि आप जो है ना या तो खाली ब्रैकेट लगा दें इस तरह, या फ्रेगमेंट का एक कंपोनेंट भी होता है, ठीक है ना, लेकिन खाली ब्रैकेट लगा दें ये एक ही बात होती है। तो अगर आपने दो व्यू पास करना है, ठीक है, वैसे इस चीज की ना बहुत कम नीड होती है, हम ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में ना एक ही व्यू बना रहे होते हैं, उसी में हमारा काम हो जाता है। मतलब ये व्यू हम समझते हैं ये हमारा पेज है, जो करना है इसके अंदर करना है। समझ में आया? अच्छा अब इसके अलावा आपने कोई भी वेरिएबल बनाना है, जैसे मैंने ये बना दिया, या फिर आप जो है ना कोई भी ऑब्जेक्ट बना लें यहाँ पे, ठीक है, कोई भी डेटा वगैरह इसमें हो सकता है। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमें UI पे यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे, बटन हटा रहा हूँ अभी, यहाँ पे मैं देता हूँ एक टेक्स्ट का कंपोनेंट इंपोर्ट किया हुआ है, हाँ किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम स्पेस दोबारा से कर्ली ब्रैकेट लगाए, ऑब्जेक्ट डॉट
लास्ट नेम, तो यहाँ मेरा नेम लिखा हुआ आ जाएगा और इसको थोड़ा सा स्टाइल करके फॉन्ट साइज वगैरह इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सेट है भाई, मतलब कोई भी ऊपर वेरिएबल वगैरह बना के उसके डेटा को हम कंपोनेंट के अंदर विद इन कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। नैप बार का कंपोनेंट नहीं होता, खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी यूआई वाले पार्ट पे आते हैं। अभी हम ना फंक्शनैलिटी वाइज चीजें देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज कर रहे हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट को मिला के कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। पूछ रहे कोई? हाँ, तो अच्छा, ये जो हम करेंगे ना काम, ये हमेशा स्टैटिक वैल्यूज के लिए करेंगे। किसके लिए? स्टैटिक और कांस्टेंट वैल्यूज के लिए, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू क्या है? जो यही वैल्यू रहेगी, बस हमें सिर्फ इसको यूज कर लेना है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ बनाए कंपोनेंट के अंदर या इसको बाहर ले जाए, एक ही बात है, ठीक है। बाहर से भी चलेगा और कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है तो जिसको हम ना अपडेट भी करवाना चाह रहे हैं कि भाई जैसे टू डू ऐप बना रहे हैं हम, कि भाई हम ऐड करें तो ऐड भी हो जाए, डिलीट करें डिलीट भी हो जाए, तो फिर हम इस तरह ऑब्जेक्ट या एरे नहीं बना सकते। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेट का, रिएक्ट के अंदर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है, अभी वो भी देखते हैं। लेकिन अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज है तो आप उसको इसी तरीके से बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, सेट है। बाकी फंक्शंस आपके जितने भी होंगे, फंक्शंस आपने जो भी बनाने होंगे वो सारे इस तरीके से बनाएंगे आप। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया गेट डेटा, एक और मैं अगर बना लूँ यहाँ पे फो का फंक्शन, और जितने भी फंक्शन आप बनाए इस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। फंक्शन बाहर नहीं लेके जाइएगा, फंक्शन को आपने कंपोनेंट के अंदर ही रखना है JSX से पहले। अच्छा, और तो और हम फंक्शन में भी कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फो है ना, मैं चाहता हूँ इसको ना मैं एक कंपोनेंट बना दूँ, तो मैं यहाँ पे इसको भी एज अ टेक्स्ट डील कर सकता हूँ, ठीक है ना। और स्टाइल वगैरह सब पास कर सकता हूँ। क्या करें? फू का वो तो फंक्शन है ना, हाँ ठीक है। तो बस हाँ एफ कैपिटल करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। नहीं फंक्शन है वैसे, जरूरत नहीं है इसके लिए, जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ना इसको पता है कैसे यूज करेंगे। इसको एज अ कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे हम, इसको एज अ फंक्शन यूज करेंगे। कैसे? नीचे आगे कर्ली ब्रैकेट और फो को कॉल कर दिया, रिटर्न में इससे हमें कंपोनेंट मिल रहा होगा। समझ में आई? इस वाले में और उस वाले में कंपोनेंट में फर्क है। ये हमने ना सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया है, बस इसको कॉल करवाया और इसने रिटर्न क्या किया, हमें ये किया, ठीक है। इसके अंदर जो भी कंपोनेंट होगा हाँ उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जितने भी फंक्शंस आपको बनाने हैं आप इजीली इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ भी रख सकते हैं, उसको पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी पैरामीटर हो उसके अंदर जो भी पढ़े। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में जो कुछ हमने पढ़ा है ना वो सारा यहाँ पे हम कर सकते हैं। लूप चलाना हो, कंडीशंस लगानी हो, ठीक है, एरे बनानी हो, इफ स्टेटमेंट सारे हो गए, स्विच केस हो गया, डेट वाली चीजें हो गई, न्यू डेट वगैरह भी चलती है यहाँ पे, ठीक है। डेट जो हमने पढ़ी थी, और जो लाइब्रेरी थी मूवमेंट जेस वो भी चलती है रिग्रेटिव के अंदर, वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो कुछ भी हमने जावास्क्रिप्ट में किया है ना, सिर्फ डॉम वाली चीजें हटा दें, डॉम वाली चीजें हटा दें, ब्राउजर वाली चीजें हटा दें जिसमें ब्राउजर के यूआरएल देख रहे होते हैं और सब। इसके अलावा जितना कुछ जावास्क्रिप्ट में वो सब चलेगा। फंक्शन बनाए, फंक्शन के अंदर जो करना है करें। जैसे रिएक्ट में एपीआई यूज करते हैं सेम वैसे ही रिएक्ट में एपीआई जो हम यूज करते हैं कोई भी, हाँ सेम सब फैच भी चलेगा, फैच भी यूज कर सकते हैं और एक्सियोस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि रिएक्ट में तो अच्छी चीजें आ गई है ना, रिडक्स टूलकिट हमें चीजें देता है एपीआई कॉल बनाने के लिए। एक्सियोस में ही चीजें आ गई हैं, वो हम बना लेते हैं, ठीक है ना। और बहुत सी चीजें आसान हो गई हैं इसमें। सर वो जो रिडक्स में बिल्ड टीवी करके हम एक ही फाइल में सारे एपीआई वगैरह डिफाइन कर लेते हैं। हाँ, और रिफैच का भी एक देता है, तो सर वो रिडक्स से अलग है या रिडक्स के अंदर ही? रिडक्स के अंदर ही होता है वो, ठीक है। और कुछ एक तो लाइब्रेरी और भी डालते हैं शायद, ठीक है, और एक्सियोस के थ्रू भी कर लेते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें भी देखेंगे, इसमें भी हो जाएगा। अच्छा, अब हम जो है थोड़ा सा यूआई समझते हैं, थोड़ी दो चार चीजें यूआई के अंदर समझते हैं और फिर हम स्टेट पे आते हैं, सही है। अच्छा, यूआई में अभी तक हमने ना दो कंपोनेंट देखे, व्यू और टेक्स्ट,
दोनों क्लियर है? व्यू किस लिए है कि कोई भी कंटेनर बनाने के लिए, ठीक है, div जैसे होता है हमारे पास HTML में। टेक्स्ट किस लिए? किसी भी तरह का टेक्स्ट, जैसे पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गई, मतलब जो भी आप फॉन्ट साइज देंगे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास, अच्छा क्या बोला, ऑब्जेक्ट जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने ऊपर से रिमूव कर दिया है। अच्छा, कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह से रिलेटेड एरर आते हैं ना, वो यहाँ से होते हैं, ठीक है। यहाँ भी स्क्रीन पे आ जाएगी, आपको रेड स्क्रीन नजर आएगी, ऐप क्रैश हो जाएगी आपकी, और यहाँ भी नजर आएगा आपको जावास्क्रिप्ट वाले सर्वर में, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो एरर आएंगे ना वो आएंगे किस वजह से कि अगर आपने कोई पैकेज इंस्टॉल किया और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने सेट नहीं की एंड्रॉइड के अंदर, ये सही है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड इशू आएंगे, वो बिल्ड ही नहीं बनाएगा, मतलब ऐप को इंस्टॉल ही नहीं करेगा मोबाइल पे, उससे पहले आपको रोक देगा भाई एरर आ रहा है, ठीक है। और ऐप चलने के बाद जो भी एरर्स आएंगे इस तरह के, वो आएंगे जावास्क्रिप्ट की वजह से, और बहुत रेयर केसेस में एंड्रॉयड नेटिव वगैरह वाली चीज़ों के भी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपने जैसे मैप यूज़ किया है या कोई और चीज़ इस तरह की यूज़ की है, उसकी परमिशन नहीं ली, ठीक है, तो ऐप क्रैश हो रही होगी समटाइम, इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी, तो आप क्या करेंगे, हमेशा ना कभी भी ऐसा नहीं करना कि मुझे अपनी ऐप में 5 अलग अलग लाइब्रेरीज यूज़ करनी है, अलग अलग पैकेजेस यूज़ करना है, जिसमें कैमरा भी शामिल है, गैलरी भी शामिल है, और दूसरी और चीज़ें भी हैं। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि 500 के 5 एक साथ इंस्टॉल कर दूं, तो ये गलत अप्रोच है ना। हम क्या करें, एक इंस्टॉल करेंगे, एक इंस्टॉल किया, ऐप को चला के देखा, सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, बेहतरीन, दूसरा इंस्टॉल किया। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई एरर आया ना बिल्ड नहीं बनी जिसकी वजह से, तो हमें पता चल जाएगा ये जो लास्ट वाला हमने इंस्टॉल किया ना ये इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। 5 इंस्टॉल कर दिए, एरर आ रहा है तो मुश्किल हो जाएगा उसको ढूंढना, ठीक है। समटाइम एरर ऐसा होता है जिससे पता चल जाता है कि हाँ यार ये इस लाइब्रेरी का एरर है, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि पता नहीं चलता लेकिन एरर आ रहा है, ठीक है। अब ढूंढें कि भाई कौन सी लाइब्रेरी की वजह से ये आ रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 पैकेजेस को हम डालते हैं। दूसरा ये कि ऐप बनाने से पहले ही सारी चीज़ें हम सोच लेते हैं। ऐप की रिक्वायरमेंट जब आपके पास आती है तो ऐप दिखती कैसे, वो तो फिग्मा वगैरह पे आपको डिज़ाइन मिल जाता है कि भाई ऐसी ऐप हमें चाहिए। दूसरा ये कि ऐप में फंक्शनैलिटी किस किस टाइप की है, और उस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हमें किन किन लाइब्रेरीज और पैकेजेस की ज़रूरत होगी, लिस्ट डाउन कर लिया, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया पहले से कि हाँ भाई वो पैकेजेस अच्छे हैं या नहीं, वो नहीं तो दूसरा निकालें जिसकी सपोर्ट अच्छी है, कम्युनिटी अच्छी है, डाउनलोड्स अच्छे हैं, ठीक है ना। जब भी कोई पैकेज यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, डाउनलोड्स देख लिए, उसके गिटहब पे जाके स्टार्स देख लिए, इश्यूज देख लिए, ज़्यादा तो नहीं, कम्युनिटी देख लिए, उसके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो देख लिए कितने हैं, कौन कौन है, ठीक है। बस ये चीज़ें देखते हैं और फिर लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लास्ट अपडेट भी देखते हैं, NPM के ऊपर ना लास्ट अपडेट लिखा हुआ आ रहा होता है। कोई ऐसे पैकेज है जिसकी लास्ट अपडेट आ रहा हो 6 साल पहले आई है, तो जाहिर सी बात हम यूज़ नहीं करेंगे, उतना पुराना पैकेज है। हाँ, अगर कोई ऐसा पैकेज है जो जिसको नीड ही नहीं थी अपडेट की, तो हमें पता होगा, जैसे एक बटन बना के डाला हुआ किसने लाइब्रेरी में, अब हमें पता है ये तो बटन है, इसको क्या ज़रूरत बार बार अपडेट करने की, तो भले वो हम यूज़ कर लें। लेकिन ना कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हमें पता है कि नहीं बार बार अपडेट आती रहती है, और इस लाइब्रेरी ने इसको 5 साल पहले अपडेट किया हुआ है, तो हाँ वहाँ हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखिए यार 1 साल पुरानी भी है तो चलता है कि नहीं 1 साल पहले इन्होंने अपडेट भेजी है, हो सकता है ये हर साल कुछ भेजते हो, तो ये चीज़ें हम देखते हैं और फिर उस लाइब्रेरी को जो है ना हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, स्टाइल शीट थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी जो हमने स्टाइलिंग की ना इनलाइन की, और जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाना होता है और UI जल्दी जल्दी बनानी होती है फुल फास्ट। एक तरफ फिग्मा खोला हुआ है, एक तरफ स्क्रीन, एक तरफ कोडिंग, में 2 स्क्रीन होते हैं डेवलपर के पास, तो फुल चश्के वाली, बीच में मोबाइल रखा हुआ है स्टैंड के ऊपर, एक तरफ कोड खुला हुआ है, एक तरफ फिग्मा खुला हुआ है, और बन रही है, स्टाइलिंग हो रही है, ठीक है। और
बहुत मतलब लोग इस तरह करते हैं और उतनी फास्ट स्क्रीन UI बनाते हैं और एक स्क्रीन के $20-25 जब पता चल ना $25 आएंगे, तुरंत तेज हाथ चलता है, मजा आता है, ठीक है ना। तो होता ये कि पहले है ना, ताकि हाथ जल्दी जल्दी चले और जल्दी जल्दी बन जाए, हम सारा स्टाइल है इनलाइन लिख देते हैं। स्टाइल का प्रॉप दिया, ऑब्जेक्ट पास कर, जल्दी जल्दी जितनी भी स्टाइलिंग थी सब इसमें कर दी। अच्छा, जब स्टाइलिंग हो जाए, स्क्रीन बन जाए, फिर हम इस एंड में सारी स्टाइलिंग को लेके जाते हैं या तो एक्सटर्नल फाइल में या नीचे सेपरेट, ठीक है। वरना कुछ लोग याद होती है, मैं इस तरह काम करता था कि यार पहले जल्दी जल्दी कर दो, फिर बाद में कोड को साफ सुथरा कर दो, ठीक है। पहले जैसा तैसा कोड हो रहा है लिखो और एंड में आके उसको थोड़ा सा टाइम निकाल के कोड को रिफैक्टर कर दो, ठीक है। मैं इस अप्रोच से चलता हूँ, या ये चीज हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो कि उसको डिलीवरी मतलब उसकी फौरन फास्ट हो, और भले डिलीवरी के बाद कोड खराब हो, बाद में एक शॉर्ट रख के उस कोड को अच्छा कर दो। अच्छा, अब ये वाली अप्रोच क्या है कि भाई इसमें हमने देखे स्टाइलिंग वगैरह कर दी। अब हमारे पास एक्सटर्नल सेपरेट स्टाइलिंग के लिए रिएक्ट नेटिव हमें प्रोवाइड करता है स्टाइल शीट, ठीक है ना। इसके थ्रू हम सेपरेट स्टाइलिंग कर सकते हैं, या तो इस स्टाइल शीट से हम यहीं पर ही बना दें, नीचे बनाते हैं ज़्यादातर केसेस में ना। इसका नाम हम रख देते हैं स्टाइल्स। स्टाइल शीट डॉट क्रिएट का मेथड होता है और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये मेरे कंटेनर का स्टाइल होगा, और यहाँ से मैं इस अपने स्टाइल को कट करके यहाँ ले आया, सही है ना। और एक दो फॉर्मेटर अगर डाल लेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी हो जाएगी। अच्छा, ऊपर इसको कैसे यूज करेंगे, स्टाइल्स डायरेक्टली जो वेरिएबल बनाया था आपने इसको टारगेट किया, और ये आपको जो भी आप कीज बनाएंगे वो रिटर्न कर रहा होगा डॉट कंटेनर, ठीक है। तो पहले ये स्टाइल यहाँ था, अब सेपरेट हो गया, ठीक है, और जैसा है वैसा ही है, ठीक है। अब इसको अगर लाना हो स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे आके एक और की बनाई टेक्स्ट, और ये आ गया हमारे पास इसका टेक्स्ट का स्टाइल, फॉन्ट साइज 50 था, सही है। तो इस तरह से हम इसको ले आते हैं। अच्छा, अब इसको एक्सटर्नल फाइल में लेके जाना हो, उसके लिए क्या करते हैं, फिर हम स्क्रीन के अंदर डायरेक्टली होम डॉट जेएसएक्स नहीं बनाते, बल्कि होम का फोल्डर बनाते हैं, ऐसे ही ना, ताकि इस होम के फोल्डर में पाथ अपडेट करने का बोल रहा था यहाँ पे, तो हमने कर दिया, सही है। अब इसका नाम भले हम इंडेक्स भी रख सकते हैं, इंडेक्स डॉट जेएसएक्स सेट, और इसी होम के फोल्डर में अब एक फाइल बना लेते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस, नहीं बल्कि जेएस, ठीक है, स्टाइल डॉट जेएस। इसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टाइल शीट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और अपनी स्टाइल शीट को यहाँ से उठाकर ले आएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ इसको कर देंगे हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टाइल्स, क्लियर है। और यहाँ पे हम स्टाइल को कर लेंगे इंपोर्ट। तो इस तरह से इसको एक्सटर्नल हम लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आप, ठीक है, इस अच्छा तरीका है ना, अच्छी अप्रोच है कि भाई स्टाइल की फाइल जो है ना अलग ही है। हर स्क्रीन के सेपरेट, हर स्क्रीन के सेपरेट। इसमें ये नहीं होता है सीएसएस में होता है वो कि 10,000 लाइंस की सीएसएस लिखी है पूरे प्रोजेक्ट की एक ही फाइल, ठीक है। इसमें हमें कोशिश करके अलग अलग बनानी है, हर स्क्रीन की अलग फाइल होगी, या तो सेपरेट फाइल बनाए या वही वाली अप्रोच या नीचे बना दें, ठीक है ना। इनलाइन नहीं करते, इनलाइन इसमें जो है ना बैड प्रैक्टिस कहलाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इनलाइन करो, इनलाइन अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि नहीं भाई सेपरेट ही लिखो, सही ना, ताकि कोड आपका साफ हो रहा है। देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है। पहले यहाँ पे स्टाइल वगैरह सब लिखा हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई कौन सा व्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अभी जो है ना बिल्कुल क्लीन कोड हो गया है, क्योंकि स्टाइल हमारा सेपरेट है, ठीक है। हाँ, इसमें बार बार आपको
दूसरी फाइल में जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि VS कोड में भी ऑप्शन होता है ना, ये देखें ये वाला, ठीक है ना। एक तरफ हमने खोली कंपोनेंट की फाइल, एक तरफ हमने खोली CSS की फाइल, काम चल रहा है दोनों तरफ, ठीक है ना। अब बड़ी स्क्रीन होती है तो पूरा मतलब फाइल खुली हुई होती है और बड़ा अच्छा काम हो रहा होता है, सही। अब छोटी स्क्रीन है तो इसमें भी दोनों तरफ हमने खोल के फाइलों को काम कर लिया। टेलविंड नहीं होता इसमें, ठीक है, वो वेब के लिए बनाए, टेलविंड वेब के लिए बनाए। इसमें जितनी भी स्टाइलिंग है हम खुद करते हैं, ठीक है, और हो जाती है बड़ी आसानी से। अच्छा, इसमें खुद करने का क्यों इतना नुकसान नहीं है, इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिव वगैरह ज़्यादा नहीं देखना पड़ता। जैसे वेब में तो हम भाई टैबलेट भी देखें, मोबाइल भी देखें, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव देखना पड़ता है, इसमें इतना नहीं। इसमें जो है फ्लैक्स हमारा काम कर देता है, वो हर डिवाइस पे रिस्पॉन्सिव बना देता है हमारी चीज़ों को ना। हाँ, UI किटिन जैसे मैंने एक लाइब्रेरी बताई थी, इस तरह की लाइब्रेरीज हैं, लेकिन फिर भी इतना यूज़ नहीं करते लोग ना, कस्टम पे ही जा रहे होते हैं। बाकी कंपोनेंट्स वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे आपको कोई डेट पिकर इस्तेमाल करना हो, और डेट पिकर आपको पता है कि पूरा कैलेंडर बनाना तो इम्पॉसिबल वाली बात है कि इतना मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे रिएक्ट नेटिव डेट पिकर सर्च करेंगे, ठीक है, देखें ये हमें लाइब्रेरी मिल गई डेट पिकर की, ठीक है। मोबाइल में iOS पे भी सपोर्टेड है और एंड्रॉयड पे भी। अगर आप दोनों पे काम कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आपको पता है क्या, आगे मुझे जो है ना iOS की एप्लीकेशन भी बनानी है, तो जो भी लाइब्रेरी आप डालेंगे उसमें ये देख लेंगे कि भाई दोनों पे सपोर्टेड है या नहीं। जैसे इसमें बना हुआ है कि हाँ भाई iOS पे भी है और एंड्रॉयड पे भी है। अच्छा, दोनों का स्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है, कोड आप एक ही लिखते हैं, स्टाइल क्यों डिफरेंट होता है, जाहिर सी बात है, ये जावा है वो स्विफ्ट है, ठीक है, वहां पे देखें अलग नजर आ रहा है। iOS जो यूज करते हैं उनको पता भी होगा ऐसे खुलता है इसमें पिकर ना, और एंड्रॉयड में ऐसे खुलता है, ठीक है। तो ये नेटिव पिकर है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, इसके डाउनलोड्स भी अच्छे खासे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ना हम लाइब्रेरी से यूज कर लेते हैं। बाकी जो बेसिक UI होती है ना, कि हेडर फुटर और स्क्रीन में स्लाइडर बना दिया है, कुछ भी इस तरह के सेक्शन बना दिए, प्रोडक्ट कार्ड्स बना दिए, ये हम खुद कर लेते हैं। क्या रिएक्ट नेटिव का अपना है, ठीक है ना। देखिए यही बेनिफिट है हमारे पास, रिएक्ट नेटिव खुद का भी चीज है। जैसे अभी मैंने बटन रिएक्ट नेटिव से लिया, उसने दे दिया, जबकि ये बटन यूज नहीं करते, दूसरा बटन देता है, बल्कि कस्टम बटन बनाते हैं हम ना। इसलिए हमें देते हैं टचेबल ओपेसिटी ना, उसका क्या होता है, एक ये व्यू की तरह एक एलिमेंट दे देता है हमें, और वो टचेबल होता है। क्या उस पर क्लिक करें ना तो आपको फील होता है कि हाँ भाई इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, टचेबल फील होता है, ठीक है ना। तो उसके थ्रू हम ना कस्टम बटन बना देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बटन बना के दिखाता हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पे हमने देखिए एक बटन बनाया हुआ है, अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, टचेबल में ना। टचेबल हाईलाइट भी होता है, लेकिन टचेबल ओपेसिटी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। और इसके साथ हमें चाहिए होगा टेक्स्ट। तो देखें अब मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे हमने टचेबल ओपेसिटी को लिया और यहाँ पे हमने टेक्स्ट को लिया। टेक्स्ट के अंदर हमने दे दिया टाइटल, स्टाइल, सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा, इसमें बाय डिफॉल्ट ना डिस्प्ले फ्लैग्स होता है। जैसे आपने जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स यूज करना होता था CSS में, याद होगा, तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैग्स करना होता था। इसमें डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं करना होता, इसमें डिफॉल्ट डिस्प्ले फ्लैग्स ही होता है। डायरेक्टली आप जस्टिफाई कंटेंट और इस तरह की चीजें फ्लैग्स वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अलाइन आइटम्स सेंटर। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज ये होती है कि ना, जैसे मार्जिन पैडिंग HTML CSS में होती थी, क्लॉकवाइज के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देना है, लेफ्ट राइट देना है तो भी हमें देना पड़ता। तो इसमें एक चीज होती है मार्जिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो ये बड़े फायदे वाली चीज होती है। अब जैसे मैं इसको मार्जिन देता हूँ हॉरिजॉन्टली कि भाई साइडों से मार्जिन आ जाए ना, तो ये रिस्पॉन्सिव भी होगा इससे कि भाई साइडों से मार्जिन आ रहा होगा और ये सेंटर में नजर आ रहा होगा।
ठीक है, और इसको हम पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग में इसको बोलता हूँ कि आप हॉरिजॉन्टली, बल्कि हॉरिजॉन्टली की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको सेंटर किया हुआ है ना टेक्स्ट को। विद इसको दे देते हैं हम 100%, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको पैडिंग वर्टिकल दे देते हैं 10, ठीक है ना। और टेक्स्ट को हम जो है ना, अच्छा कलर जो हमने लिया था वो हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर की जगह पे कलर, सही है। और इसके थोड़े से हम कर देते हैं बॉर्डर रेडियस, ठीक है। कितना कर देते हैं हम, तकरीबन 10 कर देते हैं, सही है। और टेक्स्ट को स्टाइल कर देते हैं कलर वाइट, ठीक है। और अगर फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना हो तो हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा अब देखिए थीम बटन को हम यूज कर लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। ये टेक्स्ट मैंने हटाया, मैंने कहा भाई थीम बटन, टाइटल, क्लिक मी, कलर इसको दे देते हैं हम ऑरेंज, ठीक है। देखिए बटन बन गया हमारे पास, सेट भाई। तो अच्छा पैडिंग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मार्जिन हॉरिजॉन्टल हमने इसको दिया था, ये क्यों नहीं हुआ, इसको ज़्यादा देते हैं अगर थोड़ा। ये नहीं हो रहा क्योंकि हमने शायद विद इसकी जो है ना 100% दे दी है। तो अगर हम इसको 80% दे के फिर इसके पेरेंट से कंट्रोल कर लें तो ये भी चलता है, सही है ना। क्योंकि हमने ऊपर वाला जो ये वाला हमारा व्यू है ना, इसको हमने सेंटर किया हुआ है, देख रहे भाई। तो थोड़ी सी देर में ये इतना अच्छा बटन हमने बना दिया, ठीक है। और ये बटन हम यूज करते हैं पूरी रिएक्ट नेटिव में हर जगह जहां ये बटन की नीड होती है। अच्छा अब ये ओपेसिटी देखें कुछ ज्यादा आ रही है ना, आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखें टचेबल ओपेसिटी, ये कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का। आप इसको सर्च करें, चल जा भाई तो सारा खुल गया रिएक्ट नेटिव, ठीक है। इस पर आ गए। अब ये इसके सारे सपोर्टेड प्रॉप्स है ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टचेबल ओपेसिटी की जगह ये बोले टचेबल विदाउट फीडबैक भी आ गया है। स्टाइल दे सकते हैं जैसे कि हमने अभी दिया, स्टाइल जो भी है देना आपको दे सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव ओपेसिटी, एक्टिव ओपेसिटी का मतलब ये कि जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना इसके ऊपर तो ये एक्टिव है, तो इस पे इसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है, मैं चाहता हूँ पूरी रखो। तो पूरी ओपेसिटी की रेंज पता है ना कितनी होती है, 1 होती है, 0 से 1। अब जैसे मैंने एक्टिव ओपेसिटी में 1 दे दिया तो क्या होगा इसमें, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ फील नहीं हो रहा क्योंकि क्लिक हो भी रहा है। तो पूरी नहीं रखते, हमेशा 0.8 रखते हैं कि थोड़ा बहुत तो पता चले हाँ भाई ये बटन है, चले ना। या फिर 6 रख दें या 5 रख दें, 6 रख दें, ठीक है, पता चल रहा है थोड़ा हाँ भाई बटन है, सही है। तो इस तरह काफी सारी चीजें कुछ इसने दी हुई है सिर्फ iOS के लिए। देखिए एप्पल टीवी का कुछ ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है। हो सकता है कि एप्पल टीवी वगैरह जो है वो टच स्क्रीन हो, इस तरह की कोई चीज़ हो, हमने तो नहीं यूज़ किया है। हमारे घर में पुराना टीवी होता है ना, एप्पल टीवी तो यूएसए के अंदर होता है। नेक्स्ट फोकस फॉरवर्ड टीवी के लिए ही है, ये भी टीवी के लिए, ये भी टीवी के लिए, सारे टीवी के लिए, बस इसमें यही चीज़ है, बस एक्टिव ओपेसिटी और स्टाइल, ठीक है ना। बाकी टचेबल विदाउट फीडबैक भी यही चीज़ है। और इसको भी जो है ना हम बटन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इसके प्रॉप जो है ना आप वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दोनों के पास एक ही प्रॉप होता है। दूसरा ये कि ऑन प्रेस वगैरह वाली जो चीज़ें थी वो इसके ऊपर चलेंगी, ठीक है। अब जैसे इस पे ऑन प्रेस लगा दें आप, ऑन प्रेस गेट डेटा, और इसके अंदर हमने एबीसी पास कर दिया वही। अब देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या बोल रहा है ये, एरर दे दिया इसने। ये बोल रहा है कि भाई गेट डेटा इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमने वहां से रिमूव कर दिया था, ठीक है। अगर हमने दिया होता तो चल जाता, सही। तो इस तरह देखिए हमने बटन बना लिया। अच्छा अब मॉडल का आप कह रहे हैं,
अच्छा एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे हम ऑन प्रेस दे देते हैं और हम बोलते हैं बटन को आप जो भी ऑन प्रेस पास करोगे वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। सही है, प्रॉप के जरिए मॉडल का आप बोल रहे हैं ना, तो रिएक्ट नेटिव। अच्छा ये सारे कंपोनेंट की लिस्ट है, कोर कंपोनेंट, ठीक है। सबसे पहला एक्टिविटी इंडिकेटर, ये स्पिनर होता है, लोडर, ठीक है ना, रिएक्ट नेटिव दे रही है आपको। तो जब ही मतलब रिएक्ट नेटिव में ही हमारा सारा काम हो जाता है, किसी लाइब्रेरी को यूज करने की जरूरत नहीं होती। देखें लोडर बेहतरीन आ रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है, साइज भी चेंज हो रहा है उसका, ठीक है। आप इसको यूज करके देखें। फॉन्ट, हाँ वो अभी बताया था, उसकी लाइब्रेरी होती है एक, ठीक है। देखें लोडर आ गया हमारे पास। अच्छा ये लोडर भी एंड्रॉयड में अलग डिजाइन का और आईओएस में अलग डिजाइन का नजर आता है, क्योंकि नेटिव लोडर है ये, सही है। और इसके प्रॉप्स होंगे, कलर, एनिमेटिंग और साइज वगैरह हर चीज आपको पता चल जाएगी। फिर बटन है, बटन हम इतना ज़्यादा यूज नहीं करते, सही। बटन मैंने आपको बताया कि हम कैसे बनाते हैं। बटन हम बनाते हैं टचेबल के थ्रू ना। फ्लैट लिस्ट बेहतरीन चीज है, ठीक है, जिससे रिएक्ट में हम लिस्ट रेंडर करवाते हैं। जैसे हमारे पास कोई लिस्ट है, लाइक कोई हम शॉपिंग ऐप बना रहे हैं और उसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है और वो हमें रेंडर करवाने, शो करवाने, तो हम बिल्कुल भी मैप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैप होता है, मैप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैप क्या करता है, रिएक्ट में पता है क्या होता है, देखें रिएक्ट में हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा होता है ना, एरे होता है, और इसमें देखिए टाइटल ना, ठीक है। मैंने कहा भाई 1 2 और 3। रिएक्ट में हम क्या करते हैं कि अब मुझे ना 1 2 3 तीन बटन बनाने हैं और ये मेरे पास लिस्ट ऑफ डेटा है, तो मैं क्या करूंगा, रिएक्ट में चलाऊंगा मैं मैप, डेटा डॉट मैप। इसमें हमें क्या क्या मिलता है, वैल्यू और इंडेक्स, और इसके अंदर मैं ये बटन दे दूंगा, ठीक है ना। और इससे मैं टाइटल निकाल के यहां पे दे दूंगा। देखें अभी क्या करेगा, 3 बटन बना देगा, 1 2 3। रिएक्ट में ऐसे काम होता है, क्योंकि ना देखें रिएक्ट क्या ऑप्शन देता है हमें, मैं पता नहीं क्या करता है जावास्क्रिप्ट का, क्या करता है इसने यहाँ पे क्या किया होगा, चले मुझे बताएं क्या किया होगा, आउटपुट क्या आ रहा होगा इसका मतलब, 3 दफा बटन बनेगा और एरे में पुश हो जाएगा, नई एरे बन जाएगी। मतलब जो फाइनल एरे हमें यहाँ पे मिल रही होगी ना, उस एरे में 3 बटन पड़े होंगे, 3 बटन पड़े होंगे, ऐसा ही। अच्छा अगर हो सके तो हम ना कंसोल करवा के भी देख लेते हैं इसको थोड़ा, कंसोल डॉट लॉग, नहीं होगा शायद, एरर दे देगा। भाई क्या कर रहा हूँ ये, अच्छा हमने ब्रैकेट समेत दे दिया, वरना हो जाना चाहिए था, ठीक है। ये देखें नजर आ रही है एरे, 1 बटन 2 बटन और 3 बटन, मतलब एरे में आ रहे हैं, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है पता नहीं भाई ये वाला। अच्छा यहाँ पे हमने 1 कॉमा ज़्यादा लगाया हुआ है, देखें इस वजह से वो अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है भाई। ये देखें 1 बटन 2 बटन 3 बटन, एक एरे बन रही है जिसके अंदर 3 बटन पड़े हुए। रिएक्ट का एक फीचर होता है, क्या फीचर होता है कि आप जो है ना इसको एरे देंगे। अच्छा इससे बाहर बता दो, जैसे रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक डिव होता था, आप ना अगर इसको एरे दें और एरे में कुछ भी पड़ा हुआ हो 1 2 3 या कुछ भी एलिमेंट्स हो, ये क्या करेगा, एरे के सारे एलिमेंट्स को निकालेगा और रेंडर कर देगा। किस तरह रेंडर कर देगा, जैसे इसमें पड़ा हुआ है 1 2 और 3, तो आपने डायरेक्टली रिएक्ट की यूआई पे एरे पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, एरे में से तीनों चीजें निकालेगा और इसको इस तरह से रेंडर कर देगा, 1 2 और 3, ठीक है। रिएक्ट में ये होता है कि एरे में जो कुछ पड़ा हुआ है ना उसको निकालता है और यूआई पे डाल देता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे भी यही हुआ, हमने क्या किया, मैप चलाया, मैप ने क्या किया, एक एरे बनाया, और एरे बना 3 बटन का। तो रिएक्ट ने क्या किया होगा, इन तीनों बटन को निकाला, ठीक है ना, और यहाँ पे लाके रेंडर कर दिया तीनों बटन को। ये देखें इस तरह कर रहा होगा, ये ऊपर वाली एरे में से निकाल के तीनों बटन को रेंडर। तो इस वजह से हमें यूआई के ऊपर 3 बटन नजर आ रहे हैं, सेट है। लेकिन हम रिएक्ट नेटिव में मैप का इस्तेमाल नहीं करते, कर लेंगे चलेगा, भी बेहतरीन चलेगा, लेकिन जब आपके ऐप में डेटा ज़्यादा होगा ना, जैसे आपने कोई ई कॉमर्स ऐप बनाई है और आपके 1000 प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, और आपने मैप चलाया हुआ है, तो ऐप स्लो हो जाएगी। क्यों स्लो हो जाएगी, 1000 प्रोडक्ट 1000 इमेजेस भी होंगी ना, तो वो या तो लोड ही नहीं होगी, क्रैश हो जाएगी, या लोड होगी तो बहुत देर से होगी, ठीक है। क्योंकि मैप क्या करता है, लिस्ट बना देता है और वो सब कुछ एक साथ रेंडर हो जाएगा, कि मोबाइल में ना इतनी स्पेस नहीं होगी कि वो सारी चीज़ों को एक साथ बर्दाश्त कर सके, तो वो क्रैश हो जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पे हम यूज करते हैं फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट क्या करता है, बोलते हैं मुझे डेटा दे दो, मैं क्या करूँगा, जितनी स्क्रीन पे स्पेस नजर आ रही है ना, यूजर जो देख रहा है, जैसे 2 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, 3 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, मैं सिर्फ वही दिखाऊंगा, और जैसे जैसे यूजर स्क्रॉल करता जाएगा ना, तो मैं ऑटोमेटिकली दूसरे एलिमेंट्स को रेंडर करते जाऊंगा, ठीक है। और अगर यूजर ज्यादा नीचे पहुंच जाएगा तो मेरे पास एक और ऑप्शन भी, कि पीछे से एलिमेंट्स भी खत्म कर दूंगा या उसको रहने दूंगा क्योंकि वो रेंडर हो चुके, ठीक है। बाकी इसके पास लोडिंग का भी ऑप्शन है, कि जब डेटा लोड हो रहा हो तो लोडिंग हो रही हो। इसके पास हेडर का भी ऑप्शन है, कि लिस्ट का एक हेडर बन जाए, फुटर का भी ऑप्शन है, फुटर बन जाए। दूसरा इसमें पुल टू रिफ्रेश का भी ऑप्शन है। जैसे फेसबुक में आपकी एक आदत होगी, क्या आदत होगी, आप जो है ना टॉप से ऐसे ही करते हैं, वो ऊपर से डिलीट हो जाता है, पोस्ट नई वाली पोस्ट आने लग जाती है, बहुत देख ली पुरानी बात, नई वाली लेके आओ, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, इस फीचर को पुल टू रिक्वेस्ट और पुल टू रिफ्रेश, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टॉप से थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, तो ऊपर थोड़ा सा लोडर नजर आता है और नई पोस्ट आ जाती है, मतलब रीलोड हो जाता है। तो ये फीचर भी दे रहा है आपको फ्लैट लिस्ट, ठीक है। तो फ्लैट लिस्ट कैसे यूज करते हैं देखते हैं। सिंपल है, फ्लैट लिस्ट को आपने किया इंपोर्ट रिएक्ट नेटिव से, देखिए ये मैप है, इसी के नीचे मैं फ्लैट लिस्ट यूज कर रहा हूँ। फ्लैट लिस्ट एक इसमें होगा डेटा, डेटा को आपने दे दिया डेटा, ठीक है ना। एक इसमें होगा रेंडर आइटम और एक इसमें होगा की स्ट्रक्चर। की स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे रिएक्ट का भी किसी ने यूज किया हो तो उसमें ना की देते हैं हम, ताकि ना हर एलिमेंट को वो यूनिक बनाए, ठीक है। अब जैसे हमारे पास मल्टीपल आइटम रेंडर हो रहे होंगे सारे एक जैसे, तो ना जैसे 2 डॉम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट में, वो उसको पहचान ही नहीं पाएगा कि ये सेम, वो समझेगा सेम है, तो इस वजह से हम की दे देते हैं। तो इसमें भी की स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैसे कोई की नहीं है, तो हम जो है ना, हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको आईडी दे, या इसका जो टाइटल है वही रख दें, आइटम डॉट टाइटल बोल देते हैं, ठीक है। रेंडर आइटम के अंदर हमें एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है, कॉल बैक, और इस फंक्शन को हम अपना कंपोनेंट दे सकते हैं। कौन सा कंपोनेंट, जो भी हमें देना है। जैसे थीम बटन हमारा कंपोनेंट है ना, ये हमने उठाया और ये यहाँ दे दिया, और यहाँ वी डॉट टाइटल की जगह आइटम डॉट टाइटल आ जाएगा। अच्छा, आइटम इसमें फिक्स्ड होता है, आइटम नाम से ही आपको की मिलती है इसके अंदर। तो देखिए, लेकिन इसकी यूआई थोड़ी सी इस तरह से नजर आई, क्योंकि फ्लैट लिस्ट का अपना कोई स्टाइल नहीं होता, ठीक है। तो आपने इसको स्टाइल देना होता है फ्लैट लिस्ट को। देखिए रेंडर तो कर दिया, इसलिए तीनों बटन हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन स्टाइल नहीं, तो हम इसको स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेव एरिया व्यू कंटेनर, हाँ अच्छा, ये शायद जो है ना मसला कर रहा है इस कंटेनर के स्टाइल की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और ये सेट है, सही है ना। तो ऊपर वाले जो मैप से रेंडर हुए हैं और नीचे वाले
फ्लैट लिस्ट है। लेकिन देखिए अभी 3 बटन है तो इसमें इतना अंदाज दोनों ही सेम लग रहे हैं। आप बोले भाई मैं भी यूज कर लो, अभी पता नहीं चलेगा। जब हमारे बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी ना और हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, फ्लैट लिस्ट के ऑप्शंस काफ़ी सारे हमारे पास। आइटम सेपरेटर कंपोनेंट, इससे क्या होता है कि आपको ना हर आइटम के बीच में कोई सेपरेटर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ना प्रोडक्ट्स रेंडर करना है, मैं चाहता हूँ हर प्रोडक्ट के नीचे एक लाइन ड्रॉ हो जाए, एक लाइन आ रही है फिर उसके नीचे कुछ और आ रहा हो, या फिर मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ या कोई मैं आइकन लगाना चाहता हूँ। मतलब सेपरेटर समझते हैं ना, हर आइटम के बीच में सेपरेटर। तो सेपरेटर कंपोनेंट ये आपको दे रहा है। लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट, अगर इस लिस्ट एम्प्टी है मतलब यूजर ने कोई चीज सर्च कर ली और वहां से कोई डेटा आया नहीं तो लिस्ट खाली है, तो यूजर को क्या दिखाना है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप एक अपना अलग से कंपोनेंट बना के रख लें जिसमें आप बोल दें कि भाई नॉट फाउंड या कुछ भी आइकन वगैरह लगा दें अच्छा सा, और फ्लैट लिस्ट को ये पास कर दें। तो फ्लैट लिस्ट को जब कोई डेटा नहीं मिलेगा तो फ्लैट लिस्ट ये दिखा देगा। समझ में आ रही है ये चीज। लिस्ट फूटर कंपोनेंट, अगर फूटर बनाना हो, ठीक है, फूटर कंपोनेंट का स्टाइल, लिस्ट हेडर कंपोनेंट, हेडर का स्टाइल, कॉलम रैपर स्टाइल। कॉलम रैपर क्या है कि जो हमारा मेन रैपर है जिसके अंदर सारे के सारे कॉलम्स आ रहे हैं। दूसरा ये कि आपने देखा होगा मोबाइल ऐप के अंदर अक्सर स्लाइडर होता है, मतलब आप कोई दराज ऐप खोल लें या कुछ और, पता नहीं दराज में होता ही नहीं होता, होता होगा। होता क्या है कि आप राइट साइड पर स्लाइड करके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि आप जो राइट साइड पे स्लाइड करते हैं और प्रोडक्ट्स आपको शो हो रहे होते हैं। तो आप इस लिस्ट को हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बनाएंगे ना तो होगा क्या, जितना आइटम आपके स्क्रीन की विड्थ में नजर आ सकते हैं आएंगे, बाकी राइट साइड पे चले जाएंगे, आप स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा यूआई हम बनाएंगे सीखेंगे तो इसको यूज करके भी देख लेंगे। तो और भी मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर। की स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें क्या है कि अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिखाने हैं आपको, मतलब पर व्यू, कि भाई आपका जो व्यू है उसमें कितने आपने कॉलम्स रखना है। ऑन रिफ्रेश, रिफ्रेश करने पर क्या हो, ऑन रिफ्रेश कब चलेगा कि जब यूजर नीचे स्क्रॉल करके रिफ्रेश करना चाहेगा, तो उस पर आप क्या करेंगे कि अगर आपने कोई एपीआई कॉल की हुई है तो आप ऑन रिफ्रेश के ऊपर दोबारा से उस एपीआई को कॉल कर देंगे। ये सीन है। तो बहुत कुछ है मतलब, और भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता जब करेंगे तो हमें पता चले। ये सारे इसके मेथड्स हैं। देखिए हर चीज यूज नहीं करते, जिस चीज की नीड हो वो हम यहां से देख लेते हैं और यूज करते हैं। इमेज का कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे IMG होता है HTML में, इसमें इमेज का कंपोनेंट हम रिएक्ट नेटिव से ही लाते हैं। ठीक है ना, इमेज लगा के देखते हैं। अच्छा, इमेज के कंपोनेंट को हम कैसे यूज करेंगे, ये आगे हमारे इमेज का कंपोनेंट, इसमें होता है सोर्स, SRC नहीं सोर्स होता है। सही है, सोर्स दो तरीके से देते हैं आपको पता है, एक तो URL होता है, एक या तो हमारे पास इमेज डाउनलोड हुई है। ठीक है, अगर URL देना है तो आपने इसको देना होगा ऑब्जेक्ट और इसके अंदर देना होगा URI। ठीक है, URL नहीं URI। सही है, तो आपने क्या करना है, कोई भी इमेज जाके निकालनी है, सेट है ना, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ आके दे देना। अच्छा, आप चलाएंगे तो आपको इमेज शो नहीं होगी। सही है ना, क्यों शो नहीं होगी, कि इमेज के लिए ना स्टाइल लाजमी है, स्टाइल रिक्वायर्ड है कि भाई स्टाइल दो, पहले स्टाइल लेके बताओ कि इमेज कैसे दिखनी चाहिए। तो हम बोलते हैं ये लो भाई स्टाइल ले लो, आप इसकी विड्थ रख दो 300 और हाइट भी रख दो 300, इससे स्ट्रेच हो सकती है लेकिन देखते हैं शो हो गई। अगर ये इमेज स्ट्रेच होती
तो हमारे पास एक और की होती है, जैसे ऑब्जेक्ट फिट होती है CSS पे, और यहाँ पे होती है रिसाइज मोड, जिसमें एक होता है कंटेंट, मतलब जितनी इमेज है इमेज को रखना पूरा, इमेज क्रॉप नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट इमेज हमें शो होनी चाहिए, ठीक है। कवर क्या करती है, जितना हमारा डिव है ना, आउटसाइड का जो बॉक्स है, भले इमेज क्रॉप हो जाए लेकिन वो पूरा बॉक्स कवर होना चाहिए, सेट है। तो इमेज इस तरह से हम यूज करते हैं। अच्छा, इमेज अगर हमारे पास डाउनलोड हो, ठीक है, इमेज को अगर हम डाउनलोड कर लें, दूसरी उठा लेते हैं अब कोई, इसको हम पहले डालते हैं डाउनलोड में, यहां से करते हैं कॉपी, और SRC में क्या करते हैं, एसिड्स बनाकर यहाँ पे इस इमेज को रख देते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें देना होता है यहाँ पे रिक्वायर का मेथड, रिक्वायर, ठीक है, और रिक्वायर में हम दे देते हैं पाथ, एसिड्स और इमेज का नाम, सेट है भाई। तो ये मेरा भाई, तो ये तरीका है डाउनलोड करके यूज करने का रिक्वायर के थ्रू, और पहले वाला तरीका था URL के थ्रू यूज करने का, ऑब्जेक्ट और URL की होती है, सेट है। अच्छा, अभी जो है ना सिर्फ सारे कंपोनेंट्स में बता रहा हूँ कि ये कंपोनेंट्स होते हैं, इस तरह से ही चलते हैं, फिर हम UI अलग सीखेंगे, भाई UI इस तरह बनती है, सही है ना। आपने मतलब ट्राई करना है, एक एक कंपोनेंट को ना रेंडर कर करके देखना है, हाँ रेंडर हो रहा है, एक इशू नहीं आ रहा कोई। इमेज बैकग्राउंड इमेज जो है ना, इसमें CSS से लगती, बल्कि इमेज बैकग्राउंड का ना एक व्यू की तरह इसमें कंपोनेंट होता है, सही है। आप क्या करते हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक एरिया पे आपने बैकग्राउंड इमेज दिखानी है, तो उस स्पेसिफिक एरिया को आप इमेज बैकग्राउंड नाम का एक कंपोनेंट है उसके अंदर रखते हैं, और इमेज और स्टाइल उसका उस तरह से होता है जिस तरह हमने अभी इमेज को दिया, ठीक है। इसमें सोर्स में आप दे देंगे, जैसे URL दी हुई है इन्होंने, ऑनलाइन दी हुई है, ठीक है, इमेज दे दी सोर्स में, रिसाइज मोड अलग से दिया हुआ इसको, कि भाई आपने क्या करना है, बैकग्राउंड जैसे या तो पूरे स्क्रीन पे कवर करना है या आपको इमेज पूरी रखनी है। अब जैसे कवर दिया हुआ है ना, तो आप देखिए रिएक्ट का लोगो थोड़ा सा क्रॉप हो रहा है, ऐसा ही ना। अच्छा, अगर मैं इसको कंटेन दे दूं, देखें पूरी इमेज आ गई, लेकिन पूरी स्क्रीन पे कवर नहीं है, वो समझ में आया, ये कंटेन था और वो कवर था। तो इमेज बैकग्राउंड जिस एरिया पे देंगे उतने एरिया पे आपको दिखेगा वो। कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू, इसका क्या सीन है कि जब आप फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, और फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड खुलता है मोबाइल का, तो मोबाइल का जो कीबोर्ड होता है ना, वो हमें नहीं बनाना होता, वो नेटिव होता है, मतलब मोबाइल का ऑप्शन होता है वो, कि किसी भी ऐप में जाके आप कीबोर्ड खोलते हैं तो आपके मोबाइल का कीबोर्ड खुल जाता है। और आपने देखा होगा, आपने आजकल ऐप्स आती हैं कीबोर्ड कस्टमाइज कर लेते हैं लोग, तो किसी भी ऐप में जाके वही कस्टमाइज वाला ही कीबोर्ड खुलता है। अब होता ये कि हमने एक फॉर्म बनाया है, उसमें 4-5 इनपुट है, सबसे लास्ट वाले इनपुट पे आके हमने क्लिक किया, हमारा कीबोर्ड खुला, तो वो इनपुट हमारा कीबोर्ड के पीछे छुप गया, हाइड हो गया। अब हम कर रहे हैं, कुछ शो ही नहीं हो रहा, कुछ लिखेंगे नजर भी नहीं आएगा, तो ये तो बड़ा गलत है। तो कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू क्या करता है कि इसको हम यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारी स्क्रीन को कीबोर्ड के ऊपर ले जाता है, समझे। तो जैसे ही यहाँ कीबोर्ड खुलेगा हमारा, हमारी स्क्रीन भी ऊपर हो जाएगी। तो इसको जो है ना हम, और ये हमें बिहेवियर देता है कि बिहेवियर क्या हो, पेडिंग हो, हाइट हो, तो हम क्या करते हैं, फिर स्क्रॉल करके भी ऊपर जा सकते हैं और हमारी पूरी स्क्रीन हमें विजिबल होती है, बल्कि कीबोर्ड के पीछे हाइड नहीं होती। तो इसको हम समझेंगे, यूज करके देखेंगे कि कैसे होता है इंप्लीमेंट। ये बड़ा ही मतलब बहुत लोगों को इशू आता है, कुछ लोग इसको देखे बगैर ऐप लॉन्च कर देते हैं। आपने देखी भी हो सकता है कोई ऐसी ऐप कि आप कीबोर्ड पे जा रहे हैं, कीबोर्ड खुल रहा है तो ऐप हाइड, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, बंदा लिखे कैसे, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें। देखिए मोडाल की बात की, आपने मोडाल आ गया आपके पास, ठीक है,
रिएक्ट नेटिव का अपना मॉडल है, ठीक है। मॉडल इसके 2-3 टाइप्स है इसकी, कि आपने फुल स्क्रीन के ऊपर दिखाना है या आपने नीचे से खुलवाना है, ठीक है। जो आपने देखा होगा जैसे करीम में होता है शायद के ऊपर मैप आ रहा होता है और नीचे जो मॉडल आ रहा होता है कि कौन सी टाइप की गाड़ी बुक करानी है, तो नीचे से जो खुल रहा होता है ना वो मॉडल होता है। तो इसमें सारी टाइप्स मौजूद हैं मॉडल के अंदर, ठीक है। इसके सारे के सारे ये रहा प्रेजेंटेशन स्टाइल फुल स्क्रीन, या तो फुल स्क्रीन पे नजर आए या पेज शीट पे नजर आए, फॉर्मेट शीट और फुल स्क्रीन, तो काफी सारे स्टाइल है इसके हम यूज कर सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं मॉडल को कि भाई पीछे जो भी चीजें वो नजर आ रही हो। प्रेसेबल जो है ना, ये टचेबल ओपेसिटी की तरह ही एक कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव ने दिया हुआ है प्रेसेबल, कि या तो आप टचेबल ओपेसिटी कर ले या प्रेसेबल यूज कर ले, ये दोनों का बिहेवियर है। रिफ्रेश कंट्रोल के अगर आपने स्क्रॉल व्यू यूज किया है तो उसी के अंदर जो है ना, अच्छा स्क्रॉल व्यू, अभी स्क्रॉल व्यू क्या होता है बेसिकली, स्क्रॉल व्यू ये नीचे होगा ना या ऊपर निकल गया, नीचे होगा या ये रहा नीचे स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू क्या करता है, जैसे आपने वेब में तो देखा होगा कि हम ना वेबसाइट बनाए जा रहे हैं, जितनी चीजें ऐड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो जा रहा है। मोबाइल में ये नहीं होता, मोबाइल में ऑटोमेटिकली स्क्रॉल नहीं होता। आप बनाएंगे अगर स्क्रीन आपकी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना तो वो हाइड होना शुरू हो जाएगी। मतलब इसमें समझ लें अगर आपने CSS की हो, ओवरफ्लो हिडन होता है, ओवरफ्लो होता है ना कि स्क्रीन से बाहर इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया कि वो स्क्रीन से बाहर जा रहा हो तो हिडन हो जाता है, वो हाइड हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है फिर उस वाले केस में स्क्रॉल व्यू यूज़ करना होता है, ठीक है। स्क्रॉल व्यू एक व्यू ही होता है लेकिन स्क्रॉलेबल होता है, मतलब उसके अंदर अगर ओवरफ्लो होगा तो वो क्या करेगा, उसको स्क्रॉलेबल बना देगा कि आप स्क्रॉल करके देख सकेंगे, ठीक है। तो स्क्रॉल व्यू के अंदर होता है रिफ्रेश कंट्रोल। रिफ्रेश कंट्रोल वही है कि पुल टू रिफ्रेश जो था ना, कि आप पुल करें ऊपर और वो रिफ्रेश हो जाए, ठीक है ना। तो बस बाकी नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा होगा। तो आप क्या करना बस कि हेलो वर्ल्ड के अलावा एक तो ये फंक्शनैलिटी वाली प्रॉप्स वाली चीज़ें ट्राई कर लेना। अच्छा अभी हमारी स्टेट रहती है कि मैंने कहा पूरे थोड़े कंपोनेंट हो जाए तो अच्छी सी एक टू डू ऐप बना के फिर स्टेट को समझ लेंगे कि डिलीट अपडेट वगैरह सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करना कि भाई पहले तो प्रॉप्स और फंक्शनैलिटी थोड़ी सी करना, फंक्शंस बना के देख लेना, और फिर ये जितने कंपोनेंट्स हैं ना एक एक करके सब चला के देख लेना, ठीक है। भले इस तरह के छोड़ देना कीबोर्ड वाइडिंग व्यू और इस तरह इसमें क्यों लंबी होगी ना, फॉर्म बनाना पड़ेगा पहले, लेकिन जो जो विजिबल कंपोनेंट है और आराम से शो हो रहा है तो उसको चला के देख लेना, ताकि जो है ना आपको हर कंपोनेंट का पता चल जाए। सेट है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? सही चल रहा है सब कुछ? ठीक है। देखिए प्रैक्टिस जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सी और UI हम देख लें तो फिर नेक्स्ट क्लास से आपको जो है ना मैं देता हूँ फिग्मा डिज़ाइंस, ठीक है। असाइनमेंट के तौर पे 3 स्क्रीन 4 स्क्रीन इस तरह बनानी है और फिर दिखानी है जहाँ पे बनाई है, ठीक है। और फिर जब अपनी बनाई हुई चीज़ आप चला रहे होते हैं ना बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। और स्मूथ बनानी है कि जब कोई यूज़ करे तो उसको फील आए। और फिर जब ये बन जाए असाइनमेंट तो फिर बिल्ड बनाना भी सिखाते हैं। बिल्ड क्या कि भाई आप APK फाइल बनाएं और किसी दूसरे को भी भेज दें, वो आपकी ऐप बनाई हुई अपने मोबाइल में भी चला सके। सेट है? तो यहीं तक रखते हैं आज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।